दोस्तों नमस्कार। एमटीएस में भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधारों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं और क्या क्या एग्जाम में अभी तक पूछा गया उसका एक एक निचोड़ निकालते हैं। राजा राम मोहन रॉय ये वो इंसान है जिसने भारत में जो 100% जनसंख्या उस समय पर हुआ करती थी उसमें से 80% लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, 20% लोग ऐसे थे जो कि शिक्षित समाज था। उन्हीं में से राजा राम मोहन रॉय भी थे और इन्हीं के द्वारा समाज में सुधार लाने के लिए और धर्म में सुधार लाने के लिए कुछ आंदोलन भी चलाए गए और साथ साथ एक संगठन भी बनाया गया। अगर हम बात करें कि बस ये इतना सा ही लोगों को समझाना चाहते थे कि भाई ये जो सती प्रथा का तुम षड्यंत्र रचाते हो, लड़कियों के साथ इनका शोषण कर रहे हो, जिंदा लड़की को तुम जला देते हो चिता पर रख के उसके मरे हुए बूढ़े पति के साथ, क्या ये सही है? हमारी अपनी बच्ची हैं भाई, इन्हें इनके हाथ में तुम कलम दो, ये बर्तन कपड़े गंदे ये सब चीजें मत पकड़ाओ। जब शादी की उम्र हो 18 साल तब इनकी शादी करो, क्योंकि जिन्हें तुम पूजते हो राम और सीता उनका भी बाल विवाह नहीं हुआ था, उन्होंने भी स्वयंवर रचा था जब उनकी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हो गई थी। तो ये जो आप महिलाओं को शोषित कैटेगरी में लाकर उनका शोषण सदियों से करते चले यार, स्टॉप दिस नॉनसेंस। तर्क समझो, आज की डेट में जमाना कहां से कहां निकल गया। तो ये समझाने की कोशिश की अपने पत्रों के द्वारा, अपनी किताबों के द्वारा, और इसी वजह से भारतीय पत्रकारिता का जनक कहलाए राजा राम मोहन रॉय। धार्मिक सुधारों के आंदोलन के अग्रदूत कहलाए क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहला संगठन बनाया था जिसके द्वारा क्या किया गया था, लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि धर्म के नाम पर महिलाओं की बलियां मत चढ़ाओ, बच्चियों की बलियां मत चढ़ाओ, ये देवी रूप है, इनके हाथ में कलम दो। जैसे विदेश देखो कितना फल रहा है फूल रहा है और भारत देखो कैसे लोगों के जूतों के नीचे कुचला जा रहा है। एक ब्रिटेन छोटा सा देश इतनी बड़ी जनसंख्या पर कैसे कब्जा करके बैठा हुआ है। संभलो, जागो। इसी वजह से भारतीय होने के नाते इनको क्या कहा गया था, पुनर्जागरण का जनक भी कहा गया। लोगों को जगाने की कोशिश की कि भाई जागो, थोड़े तर्क समझो। ये लोग जो अंग्रेज है, तुम अगर अपने आप की धर्म और जातियों में बटे रहोगे, भेदभाव करते रहोगे तो तुम वहीं रह जाओगे और देखो तुम्हारे ऊपर लोग राज करेंगे। तो कोशिश की छुड़ाने की। इसके साथ साथ भाई आधुनिक भारत के निर्माता इनको कहा गया क्योंकि लोगों की जो सोच, पिछड़ी हुई सोच थी, बच्ची हो गई है चलो इसके हाथ अभी से जन्म पे ही पीले कर दो, अरे इसे 18 साल के तो होने दो, इसे शिक्षित दीक्षित तो होने दो। तो इन सब सड़ी हुई जो प्रथाएं थी इनको इनके दिमाग से निकालने के लिए, भारतीयों का दिमाग थोड़ा अपडेट करने के लिए भाई इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की। और इनका सबसे बड़ा योगदान किसमें रहा, इन्होंने सती प्रथा को रोक दिया था, जो कि सबसे तगड़ा चैलेंज था भारतीयों से किसी भी परंपरा को स्टॉप करवाना, चाहे डंडे के जोर पे हो चाहे दंड के जोर पे हो। राजा राम मोहन रॉय का खुद का प्रोफाइल क्या था, तो देखो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में खुद कार्यरत थे, यानी जॉब किया करते थे, अच्छी खासी सैलरी थी। छोड़ दी जॉब 1814 में और फाइनली क्या करने लगे, न्यूज़पेपर दो चलाए इनके द्वारा, लोगों को जागृत करने में लग गए, समाज को बेहतरी की तरफ लाने में इन्होंने अपना जीवन झोंक दिया। अब आगे कहा गया कि भाई देखो, जब तक कोई ब्रांड नहीं बनोगे तब तक दुनिया जानेगी नहीं। तो 1815 में सबसे पहली बार आत्मीय सभा का इन्होंने क्या किया, एक नींव रखी। इन्हें पता था कि जब तक कोई ब्रांड नहीं, एक बार बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप में एक ब्रांड थी ना, तभी तो भारत में सबको दबा गई, कुचल गई और सबके ऊपर इतने सालों राज कर गई। ठीक उसी तरह से 1815 में आत्म सभा बनाई गई जिसका उद्देश्य रखा गया कि भाई भारतीय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं हम आपस में, भाई भाई भूल गए क्या, जितने भी तुम्हारे ईश्वर जो चद्दर ओढ़ के सोए हैं, जो मूर्तियों में ऐसे खड़े हैं चाहे जैसे खड़े हैं, भाई सब एक हैं। एकेश्वरवाद पर वो करो, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिस चांद को करवा चौथ पे हिंदू पूजते हैं और ईद पर मुसलमान पूजते हैं, भाई वो एक ही है, उसी तरह ईश्वर भी एक ही है। 1817 की बात आती है, हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज जिसको कहा जाता था, कलकत्ता का, इसकी स्थापना की गई लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए। भाई ऐसा नहीं है उस समय कॉलेज नहीं थे, स्कूल नहीं थे, अंग्रेजों के ज्यादा थे। और अंग्रेजों से थोड़ा सा, अंग्रेज क्या सोचते थे भाई इंग्लिश पढ़ाई जाए,
भारतीयों को इंग्लिश में ट्रेन करो, क्योंकि हमें इनको जॉब पे रखना है, आने वाले समय पे इनसे बात कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो उन्होंने खुद के कॉलेज खोलने शुरू किए थे। तो इसी चीज को देखते हुए 1817 में हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से भी जिसे जाना जाता था, कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से इसकी स्थापना कर डाली। इसके बाद 1825 में वेदांत कॉलेज इनके द्वारा स्थापित कर दिया गया। 1828 में 20 अगस्त को ब्रह्म समाज, वेरी बिग डील, ब्रह्म समाज को स्थापित कर दिया गया, स्थापना कर दी गई। उद्देश्य क्या था, धार्मिक जो कुरीतियां थी भारत के अंदर, कि भाई छोटी सी लड़की है, मुश्किल से उसकी उम्र रही होगी 12 साल, 8 साल, 9 साल, इतनी सी लड़की की शादी एक 25 साल के जमींदार से कर दी। अब 50 साल के से भी कर देते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, स्टेटस देखते थे उस समय भी भारतीय, आज भी देखते हैं, पहले भी देखते थे, पुरानी प्रथाएं आज भी कंटिन्यू है कई सारी। तो इसी चीज को देखते हुए और समाज में से इस प्रथा को हटाने के लिए इन्होंने धार्मिक कुरीतियों को कंप्लीटली बाइकआउट करने के लिए ब्रह्म समाज को बनाया गया। एक बात सोच पा रहे हो आप कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। तो क्या कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन था जिसने भारत को एकजुट किया, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच बनाया जहां पर सभी भारतीयों को एकजुट कर कर उनका प्रतिनिधित्व कांग्रेस के द्वारा किया गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये देख रहे हो कि कहां 1815 है और आत्मीय सभा बनी, यानी संगठन पहले से ही बन रहे थे। आप ये देख रहे हैं 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। पर क्या था, मोटिव जिस तरह का होता था, उद्देश्य जिस तरह का होता था, उसी तरह का संगठन बनाया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। साहित्य और पत्रकारिता में क्या योगदान रहे राजा राममोहन रॉय के? तो अगर हम पुस्तकों के माध्यम से देखते हैं तो कौन सी, तुहफात उल मुवाहिदीन किताब इनके द्वारा लिखी गई, जो कि फारसी में लिखी गई थी। 1820 में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली जो किताब है, ये 1820 में लिखी गई, जिसे कहा गया प्रिंसिप ऑफ जीसस, सबसे इंपॉर्टेंट किताब रही। तो ये तो आपको ऐसा है कि माइंड में छाप कर लेके जानी है ना। अच्छा, अगले समाचार लिखे गए इनके द्वारा, समाचार पत्र ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें कि 1820 में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला संवाद कुमुदनी कौन सी भाषा में लिखा जाता था? बंगाली भाषा में लिखा जाता था। सप्ताह में एक बार आता था, साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। मिरातुल अखबार, जो कि फारसी भाषा में, ये भी साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। परंतु अंग्रेजों को बड़ी चिढ़ थी इन चीजों से कि ये भारतीय बंगला में या फिर फारसी में अखबार क्यों निकालते हैं, जो ये किताबें लिखते हैं, ये जैसे लिखी गई तुहफात उल मुवाहिदीन, भाई ये जो किताब लिखी फारसी में क्यों लिखी, इंग्लिश में क्यों नहीं लिखी? क्या राजा राममोहन रॉय इंग्लिश नहीं जानते थे? वेल जानते थे, पर वो जितना भी लिखते थे किसको समझाने के लिख रहे थे? अंग्रेजों को समझाना था या भारतीय लोगों को कंसीडर करना था? भारतीयों को कंसीडर करना था। तो ऐसे में अंग्रेज चिढ़ गए और उन्होंने 1823 का एक लाइसेंस एक्ट निकाला गया कि आज के बाद यदि भारत में कोई अखबार छपेगा, कोई पत्रिका छपेगी, तो वो सिर्फ इंग्लिश में छपेगी। क्यों? क्योंकि कई ऐसे चाटुकार थे अंग्रेजों के कि वो कहते थे, सर ये देखिए आज न्यूज़पेपर में आपको गालियां दे रखी हैं। किसने दी है गालियां? कि भाई अंग्रेजों ने नहीं, ये भारतीय है ना, अपनी भाषा में बातें करते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं आप अंग्रेजों को। कि अच्छा ऐसा है तो बंद कर दो इनको, जो भाषा हमारी मर्जी से, यानी सीधी सी बात है। 1823 का जो लाइसेंसिंग एक्ट था वो किस लिए चलाया गया था? कि वे ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया जा सके भारतीय प्रेस को। अच्छा, अब क्या हुआ, ये एक ऐसा न्यूज़पेपर था जिसको सबसे पहली बार जब्त कर लिया गया था। इस अखबार को बंद करवा दिया गया था, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, रुकने वाले थोड़ी थे। सती प्रथा का अंत और अंतिम समय कैसे हुआ इनका? तो सती प्रथा पर रोक की गई थी 1829 में। राजा राममोहन रॉय के प्रयासों से ही ऐसा हुआ था। ऐसा माना जाता है लॉर्ड बेंटिक के साथ इनकी बहुत अच्छी गहरी मित्रता थी, और लॉर्ड बेंटिक थे उस समय पे भारत के गवर्नर जनरल। तो ऐसे में घोड़े पर, उस समय पे ना बहुत ही आम सी बात होती थी कि गवर्नर जनरल अपने घोड़े पर बैठा और सैर पे निकल गया। साथ में कौन गए? राजा राममोहन रॉय गए, और दिखाते हैं उनको कि देखो वो सती हो रही है एक लड़की, देखो वो लड़की जिंदा है और उसका पति मरा हुआ है, और उसका पति कम से कम 80 साल का, लड़की है जवान 25 साल की, और देखो किस तरह से उसको
इस चिता के ऊपर बैठाएंगे, लेटाएंगे जबरदस्ती और आग लगा देंगे। जब रस्सियां जलेंगी और उसकी रस्सियां खुल जाएंगी, वो भागने की कोशिश करेगी। चिता पे जब आग लगेगी स्पिन पे, तो लड़की भागने की कोशिश करेगी, तो सती का सर तोड़ दिया जाएगा बांस के डंडों से मार मार के, ताकि वो चिता से नीचे ना उतरे। क्यों करते थे ऐसा भारतीय लोग? ताकि भाई उनके बच्चों पर अकाल ना पड़े, उनके पशुओं पर अकाल ना पड़े। भगवान की जो गुस्से की आंखें, तीसरी आंख है, वो कहीं हमारे खेतों की फसलों को ना जला दे। तो इस बात की बेवकूफी की वजह से सती प्रथा हर बार ऑर्गेनाइज की जाती थी जब भी किसी लड़की का पति मर जाता था। अच्छा, क्या सती सिर्फ हर समाज के उसमें फैला हुआ था कि कोई अमीर परिवार की बच्ची है उसे भी सती करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। सती होने के लिए सिर्फ मध्यम परिवारों की बच्चियां होती थी या फिर छोटे गरीब परिवारों की बच्चियां। जितने भी ये बड़े बड़े सेठ, साहूकार, जमींदार हुआ करते, ये अपनी बच्चियों को सती नहीं होने देते थे। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आप एक किताब, अभी मैं नाम बताऊंगी, एक तो है दिल्ली, बड़ी सुंदर किताब है, पढ़िएगा जरूर। उसमें इतिहास के बारे में गूढ़ पता चलता है कि भाई क्या हुआ था, असल चीजें। अच्छा, अब ये कहता है कि भाई सबसे पहली बार लॉर्ड बेंटिक और जी राजा राम मोहन रॉय ने जब ये देखा कि भाई राजा राम मोहन तो जानते थे, प्रैक्टिस में थे लड़कियों को ऐसे जलते हुए देखे, पर चाहते थे ये चीजें रुक जाए, तो विलियम बेंटिक को दिखाते हैं। और सबसे पहली बार जब ये अपनी आंखों से ये दृश्य देखते हैं बेंटिक, तो सबसे पहले बंगाल में 1829 में सती प्रथा को रोकते हैं। बहुत डंडे बजवाने पड़े, बतेरे लोगों को पिटवाना पड़ा भाई, बहुत ऐसे आसानी से नहीं माने थे भारतीय। अच्छा, चेन्नई में, दूसरा शहर चेन्नई रहा जहां 1830 में सती प्रथा पर रोक लगा। उपाधि की बात करते हैं तो राजा की उपाधि कैसे मिली? जो राजा राम मोहन रॉय कहलाते हैं, तो आदत पड़ गई उनको राजा कहने की, राजा नाम कैसे जुड़ा? तो उस समय पर जो मुगल बादशाह रहे सम्राट अकबर द्वितीय, इन्होंने कहा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुझे पेंशन पे भेजा था और यहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो मुझे पेंशन नहीं दे रही है, तो मेरी एक चिट्ठी तुम इंग्लैंड जाओ और वहां की संसद में पेश करना। राजा राममोहन रॉय ने कहा हाँ ठीक है, पर इसमें तो काफी खर्चा होगा और समय भी काफी लगेगा। तो सम्राट अकबर ने कहा कि कोई बात नहीं, जो भी तुम्हारा खर्चा होगा, डोंट टू वरी, मैं पैसे दूंगा तुम्हारे सारे, इवन तुम्हारी यात्रा का खर्चा भी उठाऊंगा। कह रहे इट्स ओके, मैं चला जाता हूँ। अब जैसे ही राजा राम मोहन रॉय कहां चले जाते हैं? 1833 में ब्रिस्टल जाते हैं, मतलब इंग्लैंड जाते हैं। तो वहां पर काम तो कर देते हैं अकबर जी का, अकबर द्वितीय का, पर वहीं पर रह जाते हैं। कहते हैं यार इतनी सुंदर जगह, इतनी साफ सुथरी जगह, लोग इतने प्यारे हैं एक दूसरे से, मतलब कितनी मीठी जबान में बात करते हैं, तो इंग्लिश, पर मजा आता है यहाँ पे, खाना इतना बढ़िया है, रहना इतना अच्छा, लग्जरी लाइफ है, मैं तो यही रहूंगा। अब जैसे ही वो वहीं रहना शुरू करते हैं, तो क्या क्लाइमेट सूट नहीं करता, पानी सूट नहीं करता, तो डेफिनेटली उनकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर ब्रिस्टल में इनकी क्या बना दी गई? समाधि बना दी गई। तो इनकी कहानी तो यहाँ पर समाप्त तो होती है। ब्रह्म समाज का अब क्या होगा? विभाजन होगा। ब्रह्म समाज किसके नेतृत्व में आ चुका है? देवेंद्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में आ चुका है। अब यहां क्या होगा भाई? कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू होंगे, मतलब वाद विवाद होने शुरू होंगे। किसके बीच? 1865 में केशव चंद्र सेन को समाज से निकाल दिया गया, मतलब ब्रह्म समाज से हटा दिया गया, क्योंकि इनकी नीतियां भाई मैच नहीं कर रही थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के साथ। तो हटा दिया गया, भाई जाओ तुम अपना कोई और संगठन बना लो, इससे बाहर निकल जाओ। अब इसका 2 हिस्सों में समाधान कर दिया गया। पहला समाधान किसमें हुआ था? आदि ब्रह्मा समाज में 1866 में। पुराना भारतीय समाज, और जी नेतृत्व करने वाले कौन थे? देवेंद्रनाथ ये ठाकुर जी थे। और दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? दूसरे नंबर पे साधारण ब्रह्म समाज, जो कि 1866 में ही दूसरा पक्ष पार्टी लेती है, जो कि केशव चंद्र सेन के द्वारा नाराज लोगों द्वारा बनवाया गया था, जो कि हट गए थे पुराने ब्रह्म समाज से। तो उन्होंने ये नई संस्था बनाई, जिसमें आनंद मोहन बोस और जी शिवनाथ शास्त्री जी भी जुड़े हुए थे साथ साथ। ओके, ईश्वर चंद विद्यासागर बड़े ही इंपॉर्टेंट इंसान रहे। तो ईश्वर चंद विद्यासागर 1820 से लेकर 1891 तक अपने कार्यकाल को कंप्लीट करते हैं, जिसमें कि इनका पूरा नाम क्या था? ईश्वर चंद बंदोपाध्याय था। संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, और ये देखते थे कि लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, जल्दी शादी की जाती है, और जितने भी अमीर घर परिवार की जो लड़कियां, इनको सती तो होने नहीं देते थे। तो क्या होता था? तो ऐसे में इनको गंजा बिल्कुल करके सर से, और एक साड़ी, साल में सिर्फ एक साड़ी, नो ब्लाउज, नो पेटीकोट, और कोई गद्दा नहीं, कोई बिछौना नहीं, एक चटाई और एक बर्तन, बस उस पर उसकी जिंदगी पूरी टिकी होती थी। रंग नहीं,
कोई मौज मस्ती नहीं, कहीं आना जाना नहीं, बस मंदिर जाओ और अपने उस सड़े से कमरे में आके उस चटाई पे लेट जाओ, इंतजार कर खाना कब बनेगा और तेरे तक आएगा, एक ही टाइम खाना मिलेगा, मंदिर की सफाई करेगी, भगवान के नाम लेगी, यही तेरा जीवन है ऐसे। तो ऐसे में इनके द्वारा ही जब लड़कियों की कंडीशन बहुत खराब देखी तो 1856 में इन्होंने समर्थन किया पुनर्विधवा विवाह का, कि लड़कियों की फिर से शादी की जाए। एक और हमारे समाज में बड़ी गंदी हरकत थी उस समय पे, हिंदू आदमी भी बहु पत्नियां रखा करते थे, एक आदमी उसकी 3-3 पत्नियां, 5-5 पत्नियां। तो भाई बड़ी गुस्से की बात लगी इन्हें कि भाई ये तो सीधी सी बात है, महिला की डिग्निटी की पूरी तरह से बेशर्मी से बेइज्जती है। कड़ा विरोध किया गया, आदमियों को मजबूर किया गया एक पत्नी रखो। अच्छा, अगले नंबर पे क्या आता है भाई, देखो जब इतने बड़े बड़े लोग जैसे कि कौन कौन, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जब इतने बड़े बड़े लोगों ने संगठन बनाए तो आपको लगता है कि सुधार रुकने वाला था? नहीं, मात्र छोटी सी उम्र में यानी 18 साल में प्रोफेसर बनने वाला एक लड़का जिसका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो, मात्र 22 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक आ जाता है हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में, ये 17 साल की आयु में अपॉइंट होते हैं और 22 साल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका क्या मैटर था, क्या था ये यंग बंगाल आंदोलन। एक नया नया प्रोफेसर जो अपने आसपास के छात्रों को देख रहा है कि धर्म के ऊपर बात करते हैं लोग, समाज की बुरी प्रथाओं को सपोर्ट करते हैं लोग, तो एक प्रकार से क्वेश्चन पूछ, जैसे आजकल हम बच्चों को कहते हैं ना, बेटा अगर कोई बात तुम्हें कही जा रही है तो उस पर तर्क लगाओ, पूछो उनसे क्यों कह रहे हो आप ये बात, इससे होगा क्या, तो क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, ये जो तर्क शक्ति है ये यंग आंदोलन में बच्चों को सिखाई गई थी। जो उस समय का नव युवा कॉलेजों में पढ़ता था, उनकी तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए ही यंग बंगाल आंदोलन बनाया गया। परंतु सीधी सी बात है, ज्यादा समय तक ये जिंदा नहीं रह पाए जिनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। 22 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती। ठीक है भाई, फिर उसके बाद क्या होता है, आर्य समाज 1875 में जन्म लेगा, जिसकी स्थापना कौन करेंगे, दयानंद सरस्वती करेंगे, जिनका बचपन का नाम मूलशंकर था, गुरु का नाम स्वामी विरजानंद थे, प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो, और पुस्तक लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश। उपनाम क्या था, तो भारत के मार्टिन लूथर इन्हें कहा जाता था, विदेश के लोग बोलते थे इनको। अच्छा, 1883 में क्या हुआ भाई, 1883 में पंडिता रमाबाई द्वारा आर्य महिला समाज की भी स्थापना कर दी गई कि भाई ठीक है, इसमें पुरुष पुरुष क्यों भाग ले, लेडीज का भी कोई ऐसा ब्रांड होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। तो पंडिता रमाबाई वो थी जिन्होंने सबसे पहली बार आर्य समाज महिला की स्थापना कर दी। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आ जान दो। अब नेक्स्ट आते हैं ज्योतिबा फुले और जी सत्य शोधक समाज। भाई इन्होंने क्या किया था, तो कोई ऐसा नहीं है जो इनके बारे में नहीं जानता। सत्य शोधक समाज का मतलब क्या था, सत्य शोधक समाज का मतलब था सत्य की खोज करो, जो सच है उसकी तरफ चलो, इन धार्मिक प्रथाओं में, सामाजिक कुरीतियों में फंस के मत रहो, अपनी बच्चियों का शोषण मत करवाओ इस समाज से। ठीक है भाई। संस्थापक रहे ज्योतिराव गोविंद राव फूले, सत्य शोधक समाज के फाउंडर। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया था सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज क्यों बनाया था, तो रीजन था जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष। और इन्हीं के द्वारा एक गुलामगिरी नाम की किताब लिखी गई जो कि मराठी भाषा में थी, और इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं विमल कीर्ति जी। इन्होंने जाति, धर्म, अशिक्षा, इन सब चीजों को एक टारगेट बनाते हुए कि भाई भारत में जो ये पिछड़ापन है ना, तो ये धर्म, ऊंच नीच, छुआछूत, पक्षपात, इस वजह से इनको खत्म करो। इसी बात को अपनी किताब में लिखते हैं लोगों को समझाने के लिए। इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई, महाराष्ट्र की एक स्थानीय सभा के द्वारा इन्हें महात्मा कहा गया। और इन्हीं की पत्नी, इनका भी बाल विवाह हुआ था, ज्योतिबा फुले का भी, और इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और भारत की पहली मास्टरनी बनाया। मतलब भारत की पहली महिला अध्यापिका कौन बनी थी, सावित्रीबाई फुले बनी थी। घर घर जाती, लड़कियों को स्कूल तक यानी आधुनिक स्कूल तक ये वेद नहीं पढ़ाते थे, ये ABCD क ख ग नाम लिखना, किताबें पढ़ना, अखबार पढ़ना, ये वाली शिक्षा पे ज्यादा मजबूती मानते थे। तो आधुनिक स्कूल इनके द्वारा खोले गए, और जो लड़कियां सोच के घर से नहीं जाने दी जाती थी स्कूल की, वहां लड़के होते हैं, लड़कों से बात करेंगे तो लड़की घर से भाग ना जाए कहीं, ये चीजें शुरू से थी भाई समाज में, आज नहीं है पर पहले बहुत ज्यादा थी। तो इसी बात की वजह से सावित्रीबाई खुद लड़कियां जहां होती थी, जिनके घर में बेटी पैदा होती थी, लग रहा है शिक्षा के लायक है, तो उनको खुद लेकर आती थी कि आप मेरी
जिम्मेदारी पर इसे स्कूल भेज दीजिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में कहां बनी थी जानते हो? भारत की बनी हुई नहीं है, न्यूयॉर्क में इसका गठन हुआ था, यानी यूएसए में। मैडम हेलेना और अल्काट का नाम तो सुना होगा आपने, हेनरी स्टील अल्काट, बूढ़े थे बहुत ज्यादा, 70-80 वर्ष की आयु थी। ये एक ऐसी थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाते हैं जिसमें धर्म में सुधार किया जाए और साथ साथ लोगों को शिक्षित किया जाए। उद्देश्य तक क्या था? आध्यात्मिक संस्था थी, यानी जो ईसाई वगैरह होते हैं ना, उनसे जुड़ी हुई थी, और नस्ल भेदभाव को दूर करना इसका मेन मोटिव था। भारत में इसके ऑफिस खोने जाने लगे और सबसे पहली बार 1879 में इसका कार्यालय कहां बना था? मुंबई में और चेन्नई में बना। अब यही वो टाइम था जब इनके साथ कौन जुड़ेंगे? एनी बेसेंट जुड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा, एनी बेसेंट का योगदान 1847 से लेकर 1933 तक रहा। थियोसॉफिकल आंदोलन में वो कब जुड़ती हैं? 1889 में जुड़ती हैं। 1893 में भारत इनका आगमन हुआ, आती हैं भारत, ऑफिस में बैठती हैं, देखती हैं यहाँ हालात क्या है, यहाँ तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हम तो ईसाई का चोला लेकर आए थे, यहाँ तो इतने सारे चोले हैं कि हम कंफ्यूज हो गए, क्या करें। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी गई, और यही कॉलेज इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यही सेम कॉलेज 1916 की अगर हम बात करें, जब तक ये मदन मोहन पंडित मालवीय जी के द्वारा BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नहीं बन गया, इससे पहले ये सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। ठीक है भाई। 1917 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं अल्काट, हेनरी अल्काट जी की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट जी। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे क्या होता है? प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों के बारे में बात करते हैं। अब आपको क्या लगता है कि प्रारंभिक राजनीतिक संगठन क्या सबसे पहला कांग्रेस ही था? 1885 में कांग्रेस की गठन हो गया था, तो आपको क्या लगता है वही सबसे पहला था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1836 में सबसे पहली बार बंगाल प्रकाशक संस्था खोली गई थी। किस लिए खोली गई थी? देखो, अंग्रेजों के साथ हमारा हमेशा से 36 का आंकड़ा था। अंग्रेजी जो प्रशासन था भाई, वो हमेशा से हिंदुस्तानियों के साथ भेदभाव करता था, गलत नीतियां थी उनकी हिंदुस्तानियों को लेकर, तो उन्हीं नीतियों का एक प्रकार से जवाब लेने के लिए बंगाल प्रशासक संस्था खोली गई थी, और ये पहला बंगाल का राजनीतिक संगठन था। इसके बाद 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई गई, जिसमें कि भारत का पहला राजनीतिक संगठन था, जो द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा जमींदारों के हितों के लिए बनाया गया था। अब जमींदारों से तो जनता भी बहुत परेशान थी, चलो जमींदारों का तो लैंड होल्डर सोसाइटी की वजह से हो गया प्रोटेक्शन। अब बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन भी बनाई गई, जिसको कि किसने बनाया था? थॉमस ने बनाया था। जमींदारों के खिलाफ लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। भाई ठीक है, जमींदारों को तो कौन बचा लेगी? लैंड होल्डर सोसाइटी बचा लेगी। जो किसान उनके नीचे पिसते हैं उनका क्या? तो उनको कौन बचाएगा? बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन बचाएगी। अच्छा, 1851 आ जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी को साफ साफ ये बात पता थी कि भारत में जो मौलिक अधिकार है वो भी लोगों के पास नहीं है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बहुत बुरी तरह से थ्रैश डाउन करती है भारतीयों को, जैसा कि अभी जंतर मंतर पे हो रहा है। तो इन्हीं की आवाज उठाने के लिए और ब्रिटेन के संसद तक उनकी बातों को रखने के लिए, भारतीय परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को रखने के लिए दादा भाई नौरोजी ने हरीश चंद्र मुखर्जी का हिंदू पैट्रियट्स अखबार भी चलाया था। और किसके द्वारा बनाई गई थी ये? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा चलाई गई, ताकि ब्रिटेन के संसद में भारत की स्थिति को रख सके। अच्छा, 1852 की अगर बात की जाए, मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनता है, जो किसने बनाया था? ये बनाया था गुलजूल लक्ष्मी द्वारा, ताकि, और हाँ ये बात याद रखिएगा, मद्रास कहां है? दक्षिण भारत में है, तो दक्षिण भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन बना था? मद्रास नेटिव एसोसिएशन बना था। नेक्स्ट की बात करते हैं, राजनीतिक संगठन जो 1866 से लेकर 1905 तक की बात करते हैं, जिसमें कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आता है, जिसको दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाया गया था। 1867 की बात करते हैं तो प्रार्थना समाज आता है, आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा, और रनाड़े जी और केसी सेन जी के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनाकर गठित की गई थी। MG रनाड़े और महाराष्ट्र के सुकरात जिनको कहा जाता है, इनके द्वारा इसको बनाया गया था।
कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन कब बनती है? 1875 में बनती है। जिसको किसने बनाया था? आनंद मोहन बोस, जो कि स्टूडेंट की शिकायतों को सुनने के लिए, और उन पर भाई रैगिंग वगैरह उस समय पे भी होती थी, परेशानियां जो कॉलेज से रिलेटेड थी तब भी थी, तो उनको सुनने के लिए संस्था बनाई गई थी। 1875 की बात करें तो इंडिया लीग की स्थापना होती है, जो कि शिशिर कुमार घोष और उनके नेतृत्व कौन कर रहे थे? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और आ जाती है, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में। ये वो टाइम था जब भारत में बंगाल का विभाजन चल रहा था, तो इसी समय में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा ये संस्था बनाकर तैयार की गई थी। तो अब आप खुद से सोचिए कि कांग्रेस को बनने में एक दिन नहीं लगा कि भाई 28 दिसंबर 1885 को उठाकर भाई कांग्रेस का गठन होगा। नहीं, ये जो तैयारी थी कांग्रेस को बनाने की कब से चल रही थी? तो जब राजा राम मोहन रॉय थे तब से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी, इससे पहले भी हो चुकी थी, बस तिथि और तारीखों में, इतिहास में नहीं लिखा हुआ। तो इस तरह से हमारी सारी की सारी संस्थाओं के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ विधवा विवाह और जी आयु अधिनियम, ये सारी चीजें बताई गई। आपने देखा कि भाई किस तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को पुनर्विवाह में बदला। विधवा का विवाह नहीं होता था पहले, मैंने बताई इसकी स्थिति कैसी थी। अब भाई जो नॉर्मल लड़कियां थी, जैसे कि 14 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची है, अब उसकी सही एज कौन बताएगा कि कब शादी करनी है लड़की की? तो देखिए 1856 में विधवा पुनर्विवाह आ चुका था ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया, जिसमें लड़कियों की उम्र क्या कर दी गई थी? 14 वर्ष कर दी गई। 1929 की बात करते तो शादा एक्ट ने भी कहा भाई 14 साल ही लड़कियों की एज होनी चाहिए शादी की। बट सबसे बड़ा सुधार कब आया? 1955 में, 1978, 2 बार में। इसमें ये कहा गया था भाई लड़कियों की उम्र 18 साल होनी चाहिए और लड़कों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल। लड़के थोड़ा लेट मैच्योर होते हैं, थोड़े से मस्खरे होते हैं ज्यादा। तो ये सारी की सारी कहानियां आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितने भी हमारे धार्मिक सुधार और जितने भी हमारे ये सामाजिक सुधार हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए। इसी तरह की बेहतरीन फैक्ट्स और तथ्यों से जुड़ने के लिए नोटबुक एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। नमस्कार।